बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मॉडल क्वेश्चंस पेपर ऑफ मैथमेटिक्स जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने इस क्वेश्चंस पेपर का जो सेक्शन बी है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 तक करवा दिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट पार्ट है उनको अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। आइए देखते हैं कि सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 क्या है। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 लिखा है सेक्शन बी का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 का जो फर्स्ट पार्ट है, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस z 0 0 y माइनस x माइनस y 0 एंड z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट एक 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है और आपसे कह रहा है कि इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हमने किसके इक्वल शो करना है, 0 के इक्वल शो करना है। लेकिन ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विदाउट एक्सपेंशन आपने इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल शो करना है। अब विदाउट एक्सपेंशन 0 के इक्वल शो करने के लिए हम यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है उनको यूज करेंगे। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी उसके लिए हम देखेंगे कि इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, वो 0 है। तो इस मींस के एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। और हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है अगर उस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो यानी सेम हो, एक कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा अगर किसी मैट्रिक्स की एक ही रो की सारी एंट्रीज 0 हो या किसी एक कॉलम की सारी एंट्रीज 0 हो। तो इट मींस कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल लाने के लिए हमने जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो डिटर्मिनेंट गिवन है इसमें हम चेक करते हैं क्या कोई एक रो या किसी एक कॉलम की सारी एंट्रीज 0 है या कोई 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल है कि नहीं है, ये चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कब 0 होता है कि फर्स्ट कंडीशन है कि इफ 2 रोज are 2 columns are identical means के सेम हो यानी सेम corresponding entries हो, are identical or same, then determinant of that matrix will be 0। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन है to be determinant equal to 0 if all entries of a row or column are 0, then determinant of such matrix A is equal to 0। यानी किसी भी मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट जो है वो इन 2 सूरतों में 0 होगा। अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और हमने विदाउट एक्सपेंशन इसका डिटर्मिनेंट क्या करना है, 0 के इक्वल शो करना है। तो ये इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल तब शो होगा जब इसमें किसी एक रो या कॉलम की सारी एंट्रीज 0 हो। तो इसके लिए हम इसके ऊपर रो ऑपरेशन करते हैं, या तो हम किसी एक रो या कॉलम की सारी एंट्रीज को 0 बनाएंगे या 2 रोज या 2 कॉलम्स को आइडेंटिकल बनाएंगे। तो इसके लिए अगर मैं रो ऑपरेशन करूं तो इसमें देखें स्टूडेंट जो फर्स्ट रो है, वैसे इस मैट्रिक्स के अगर हम इस डिटरमिनेंट में देखें तो 3 अल्फाबेट्स गिवन है, x, z और y। यानी जो फर्स्ट रो है इसमें y नहीं है और जो सेकंड रो है उसमें z नहीं है और जो थर्ड रो है उसमें क्या नहीं है,
x नहीं है। तो इट मींस कि मैं अगर इस डिटर्मिनेंट को x y z के साथ मल्टीप्लाई भी करूं और डिवाइड भी करूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी x माइनस जेड जीरो। इस डिटर्मिनेंट के साथ हमने क्या किया, इसके साथ हमने x y z को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट रो है, यानी फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, x माइनस जेड एंड जीरो है, इसमें कौन सा अल्फाबेट मिस है, y मिस है। फर्स्ट रो को यानी रो वन को हम y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस y से रो वन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये x इंटू वाई एक्स वाई माइनस जेड वाई एंड जीरो के साथ y मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी जीरो। इसी तरीके से सेकंड रो में जो अल्फाबेट मिस है वो है z है, तो इट मींस कि सेकंड रो को हम z के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो z इंटू जीरो जीरो, जेड वाई और zx आ जाएगा, दैट इज द सेकंड रो। इसी तरीके से इस x को थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि थर्ड रो में जो अल्फाबेट है x वो मिस है, तो माइनस वाई को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो को करेंगे और x z को करेंगे, तो यहां पर नोमिनेटर में 1 रह जाएगा। ये वाला y फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये z सेकंड रो के साथ और ये x थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो इट मींस के नोमिनेटर 1 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में x y z आ जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम रो वन में रो टू और रो थ्री को ऐड कर देते हैं, यानी प्लस कर देते हैं किसको, रो टू और रो थ्री को रो वन में ऐड कर देते हैं। यानी रो टू और रो थ्री को रो वन में ऐड करेंगे तो हमें पता है कि जब भी किसी रो में कोई दूसरी रो ऐड की जाती है तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती हैं। यानी मैंने रो वन के अंदर रो टू और रो थ्री को ऐड करना है, तो रो वन की फर्स्ट एंट्री एक्स वाई है, इसके साथ रो टू की फर्स्ट एंट्री और रो थ्री की फर्स्ट एंट्री ऐड होगी और रो थ्री की फर्स्ट एंट्री क्या है, माइनस एक्स वाई है। इसी तरीके से रो वन की सेकंड एंट्री माइनस जेड वाई है, इसके साथ ये जेड वाई, रो टू की सेकंड एंट्री और रो थ्री की सेकंड एंट्री क्या है, जीरो है, तो ये तीनों ऐड होंगे। इसी तरीके से रो वन की थर्ड एंट्री जीरो है, तो जीरो में क्या क्या ऐड होंगे, माइनस जेड एक्स, ये प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस जेड एक्स और प्लस जेड एक्स ऐड होंगे, तो बाकी दोनों रोज एज इट इज आएंगी, जीरो जेड वाई माइनस जेड एक्स एंड माइनस एक्स वाई, जीरो एक्स जेड एज इट इज आ जाएंगी, एक्स जेड सॉरी। अब हम रो वन को सिंप्लीफाई करें तो ये एक्स वाई और ये माइनस एक्स वाई कैंसल होंगे, यहां पर जेड वाई और माइनस जेड वाई कैंसल होंगे, यहां पर जेड एक्स और माइनस जेड एक्स कैंसल होंगे, तो ये 1 ओवर एक्स वाई जेड एज इट इज आ जाएगा। और यहां पे क्या रह जाएगा आपके पास, ये फर्स्ट एंट्री जीरो हो जाएगी, सेकंड एंट्री भी जीरो, थर्ड एंट्री भी जीरो और बाकी दोनों रोज एज इट इज आ जाएंगी, जेड वाई माइनस जेड एक्स और थर्ड रो माइनस एक्स वाई जीरो एक्स जेड एज इट इज आ जाएंगे, तो दैट विल बी द सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। अब स्टूडेंट यहां पर देखें कि आपके पास जो फर्स्ट रो है उसकी तमाम एंट्रीज जीरो है और हमें पता है कि सामने मैंने लिखा हुआ है कि अगर किसी एक रो या कॉलम की सारी एंट्रीज जीरो हो तो फिर इस तरह की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होगा। यानी इफ ऑल एंट्रीज ऑफ अ रो और कॉलम्स आर जीरो देन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी जीरो। तो आपके पास ये जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, उसमें हम क्या करेंगे कि 1 ओवर एक्स वाई जेड को एज इट इज लिखेंगे। मैं यहां पे करता हूं नेक्स्ट स्टेप, 1 ओवर एक्स वाई जेड एज इट इज लिखेंगे और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होगा और सामने रीजन लिखेंगे क्यों जीरो होगा, क्योंकि रो वन जो है वो उसकी तमाम एंट्रीज क्या है, जीरो है
और 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो वो 0 के इक्वल होता है, तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो स्टूडेंट ये याद रखें कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में ये आ जाए कि विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, कि आपने किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंशन क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना हो, तो उस वक्त याद रखना कि जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज करके हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट 7 का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आइए देखते हैं कि पार्ट 7 का सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है साइन 5x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई कॉस 5x प्लस 2 इंटू कॉस 4x प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू 10x बाई 2। यहाँ पे भी स्टूडेंट आपने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। प्रूव दैट है, क्वेश्चंस में जब भी प्रूव दैट आ जाए या वेरीफाई दैट आ जाए तो इट मींस कि आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है साइन 5x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई cos 5x प्लस 2 इंटू cos 4x प्लस cos 3x है। हमने इसको 10x बाई 2 के इक्वल ला के आना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने जो आपने अपनी बुक में जो सम और प्रोडक्ट के फार्मूलाज पढ़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि साइन a प्लस साइन b, यानी ये फार्मूलाज आपने 4 फार्मूलाज पढ़े फ्रॉम सम टू प्रोडक्ट। साइन p माइनस साइन q किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 इंटू कॉस p प्लस q बाई 2 इंटू साइन p माइनस q बाई 2 के इक्वल होता है। दिस इज द फार्मूला फ्रॉम सम टू प्रोडक्ट। इसी तरीके डिफरेंस टू प्रोडक्ट है। इसी तरीके से cos p प्लस cos q किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 2 इंटू कॉस p प्लस q बाई 2 इंटू कॉस p माइनस q बाई 2 के इक्वल होता है। तो ये दो फार्मूलाज हम यूज करेंगे टू मेक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बनाने के लिए हमने इन दो फार्मूलाज का यूज करना होगा। अब यहाँ पे देखिए नोमिनेटर में आपके पास है साइन 5x माइनस साइन 3x है, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है साइन p माइनस साइन q। तो p आपके पास 5x है, q आपके पास 3x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस p प्लस q बाई 2। तो p मेरे पास 5x है, q 3x है, तो p प्लस q बाई 2 की जगह क्या आएगा 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन p माइनस q बाई 2 है। तो p आपके पास 5x है, q आपके पास 3x है, तो ये डिवाइडेड बाई 2 आएगा। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। पहले हम cos 5x और cos 3x को पहले लिखेंगे और ये जो 2 इंटू cos 4x है इसको हम बाद में लिखेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने इसको रीअरेंज किया है। तो अब हम जरा नोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 2 इंटू कॉस 5x प्लस 3x क्या होगा 8x बाई 2 होगा, और साइन 5x माइनस 3x क्या होगा 2x बाई 2 होगा। और डिनोमिनेटर में हम लोग इन दोनों के ऊपर, इन दोनों टर्म्स के ऊपर ये फार्मूला यूज करेंगे cos p प्लस cos q, वो किसके इक्वल होता है 2 इंटू cos p प्लस q बाई 2 इंटू cos p माइनस q बाई 2 के इक्वल होता है। तो ये 2 इंटू cos p प्लस q बाई 2, तो p आपके पास क्या है 5x है, q आपके पास है 3x है, तो 5x प्लस 3x बाई 2 करेंगे तो 8x बाई 2 आएगा। इसी तरीके से इंटू cos p माइनस q बाई 2 है, तो p की जगह आपने 5x रखना है, p की जगह q की जगह 3x, तो 5x माइनस 3x 2x बाई 2 आएगा। और ये वाली जो टर्म है प्लस 2 cos 4x एज इट इज आ जाएगी, तो दैट विल बी द डिनोमिनेटर। अब स्टूडेंट इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे।
तो ये 2 cos 8x/2 करेंगे तो 2 4 8 होता है, तो ये इसका मतलब है 4x आएगा इंटू साइन 2x/2 में 2 से कैंसल तो sin x आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये 2 4 8 तो ये 2 इंटू cos 4x cos x आ जाएगा 2x/2 एंड प्लस 2 cos 4x आ जाएगा, तो दैट विल बी द सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। अब जरा डिनोमिनेटर को जरा गौर से देखें तो डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म में 2 cos 4x है और cos x है, सेकंड टर्म में 2 cos 4x है। तो इसका मतलब है ये जो डिनोमिनेटर है इसमें अगर हम लोग 2 cos 4x को कॉमन लेके आ जाए तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, cos रह जाएगा, cos x रह जाएगा और सेकंड टर्म में क्या रह जाएगा 1 और नेक्स्ट स्टेप में ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो नोमिनेटर क्या रह जाएगा sin x और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा cos x प्लस 1 रह जाएगा। अब हमने स्टूडेंट इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 10x/2 है। अब जबकि हमारे पास अब जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आ गई है वो क्या है sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस 1 है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे ये जरा आप गौर से देखें। आपने अपनी बुक में डबल एंगल आइडेंटिटीज, हाफ एंगल आइडेंटिटीज और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज पढ़ा हुआ है। डबल एंगल आइडेंटिटीज में अगर मैं आपको कहूं कि sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है तो ये इक्वल होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। पढ़ा हुआ है आपने अपनी बुक में ये वाला फार्मूला और इसका प्रूफ भी किया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब यहां से देखें sin 2 थीटा किसके इक्वल है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा है। अब जरा गौर से देखें तो यहां पर जो sin के साथ एंगल है वो क्या है 2 थीटा है और राइट हैंड साइड पे जो sin और cos के साथ एंगल है वो क्या है थीटा है। तो इट मींस कि जो एंगल लेफ्ट हैंड साइड पे sin के साथ है उसका हाफ एंगल राइट हैंड साइड पे है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे 2 थीटा है तो राइट हैंड साइड पे जो एंगल आ रहा है वो थीटा आ रहा है। तो इट मींस कि 2 थीटा का हाफ क्या होता है 2 थीटा का हाफ मींस कि 2 थीटा को अगर 2 के साथ डिवाइड करें तो दैट विल बी द हाफ ऑफ 2 थीटा होगा, तो वो आपके पास क्या है थीटा है। तो इसका मतलब है जो एंगल लेफ्ट हैंड साइड पे है उसका हाफ राइट हैंड साइड पे आ रहा है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये जो 2 थीटा है इसको मैं थीटा लिख देता हूं, यानी 2 थीटा का हाफ ले लेता हूं। तो इट मींस कि फिर जो राइट हैंड साइड होगी इसमें इस थीटा का हाफ आएगा, तो थीटा का हाफ क्या आएगा θ/2 होगा और cos θ/2 होगा। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंगल है उसको 2 से डिवाइड किया है तो फिर राइट हैंड साइड पे भी जो एंगल होगा उसको 2 से डिवाइड करने पर पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल 2 थीटा है तो उसको 2 से डिवाइड किया है तो थीटा होगा। राइट हैंड साइड पे जो एंगल है फार्मूले में उसमें थीटा है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो θ/2 होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास sin x है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin x/2 into cos x/2 by using this formula। अब आती है डिनोमिनेटर की बारी। डिनोमिनेटर में आपने cos 2 थीटा इक्वल होता है किसके cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होता है, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होता है। तो ये आपने याद रखना है। यहां से देखिए स्टूडेंट अगर मैं -1 को सेकंड साइड पे लेके आ जाऊं तो यहां से फिर 2 cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा ये इक्वल होगा cos 2 थीटा प्लस 1 के इक्वल होगा। तो दैट विल बी द फार्मूला। अब आपने जरा गौर से देखना है, क्या देखना है कि जैसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को देखें यहाँ पे क्या है 1 प्लस cos 2 थीटा है, यानी आपके पास जो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो एंगल 2 थीटा है उसका हाफ लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो इसका मतलब है मैं अगर ये जो 2 थीटा है इसको हाफ करूं यानी cos 2 थीटा की जगह cos थीटा प्लस 1 रखूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंगल होगा 2 cos स्क्वायर थीटा इधर थीटा का भी हाफ हो जाएगा,
2 आ जाएगा। तो इट मींस के cos थीटा प्लस 1 किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो cos x प्लस 1 क्या होगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होगा। तो बाय यूजिंग दीज डबल एंगल आइडेंटिटीज हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब ये स्क्वायर और cos x बाई 2 कैंसल, ये 2 कैंसल, तो यहाँ पे नोमिनेटर में sin x बाई 2 रह जाएगा, डिनोमिनेटर में cos x बाई 2 रह जाएगा, और sin बाई x cos क्या होता है 10 होता है। तो इट मींस के sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं 10x बाई 2 लिख सकते हैं। तो दैट विल बी द लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली और जो कि किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। हिंस प्रूव्ड द अब स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 लिखा है सेक्शन बी का, और पार्ट 8 का जो फर्स्ट पार्ट आपके सामने है वो है अ कारपेंटर मेड अ सेट ऑफ 50 वुडन स्ट्रक्चर्स, यानी एक कारपेंटर है जो कि 50 वुडन स्ट्रक्चर्स बनाता है ऑफ मीनार पाकिस्तान इन डिफरेंट साइज। यानी ये जो मीनार पाकिस्तान के लिए 50 वुडन स्ट्रक्चर्स बनाता है, यानी लकड़ियों के तख्ते बनाता है, और ये जो 50 वुडन स्ट्रक्चर्स हैं ये डिफरेंट साइज के हैं, यानी एक साइज के नहीं है। द हाइट ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द सेट वाज 70 सेंटीमीटर, यानी इस 50 वुडन स्ट्रक्चर में जो सबसे बड़ा वुडन स्ट्रक्चर है, यानी जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है, वो क्या है, वो 70 सेंटीमीटर है। The height of the successive smaller wooden structure were 95% of preceding larger structure, और इसी तरीके से जो स्मॉलर स्ट्रक्चर है वो पिछला जो बड़ा स्ट्रक्चर है उसका 95% है। अब आपसे कह रहा है पार्ट ए में फाइंड हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, यानी जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है उसकी हाइट क्या होगी एक बात। पार्ट बी में आपने फाइंड करना है फाइंड द टोटल हाइट इफ ऑल 50 स्ट्रक्चर्स आर प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, यानी अगर इन तमाम 50 स्ट्रक्चर्स को वुडन स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो जो टोटल हाइट है वो क्या होगी, ये आपने बताना है। स्टूडेंट इसने यहां पर हमें सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है। जो लार्जेस्ट वुडन स्ट्रक्चर है उसकी हाइट उसने गिवन है, यानी फर्ज करें ये जो है मेरे पास लार्जेस्ट वुडन स्ट्रक्चर है और इसकी हाइट जो है वो क्या है, वो है 70 सेंटीमीटर है। अब कंडीशन दी हुई है कि द हाइट ऑफ द सक्सेसिव स्मॉलर स्ट्रक्चर वर 95% ऑफ प्रीसीडिंग लार्जर स्ट्रक्चर, यानी इससे अगला जो वुडन स्ट्रक्चर होगा उसकी हाइट, ये जो आपके पास लार्जेस्ट वुडन स्ट्रक्चर है जिसको लेट्स सपोज मैं A1 कहता हूं, तो वो इसका 95% होगा। तो हम ये देखते हैं कि 95% ऑफ 70 किसके इक्वल होगा, यानी 95% ऑफ 70 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि 95 को 100 से डिवाइड करेंगे और 70 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जीरोस कैंसल हो जाएंगे। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 66। 7 को 95 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 66.5 के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस के जो टोटल स्ट्रक्चर है, सेकंड जो वुडन स्ट्रक्चर होगा उसकी जो हाइट होगी, यानी जो A2 होगा इसकी जो हाइट होगी वो 70 की 95% होगी, तो वो किसके इक्वल आएगी 66.5 आ रही है। तो इट मींस के A2 यानी जो सेकंड वुडन स्ट्रक्चर होगा उसकी हाइट 66.5 होगी। इसी तरीके से जो थर्ड वुडन स्ट्रक्चर होगा जिसको लेट्स सपोज मैं A3 कहता हूं, तो वो जो होगा वो इस 66.5 का 95% होगा।
तो अब अगर हम 66.5 का 95% लेंगे तो 66.5 को 95 से मल्टीप्लाई करना होगा और 100 के साथ क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, 63.175 के इक्वल आता है। तो ये जो थर्ड वुडन स्ट्रक्चर होगा A3 दैट विल बी इक्वल टू 63.175 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो इट मींस कि ये आपके पास एक सीक्वेंस बन रही है। इस सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बन रही है, वो हम चेक करते हैं, वो 70 सेंटीमीटर है और जो सेकंड टर्म है वो क्या है, वो 66.5 सेंटीमीटर है और जो थर्ड टर्म है वो क्या है, वो 63.175 है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 63.175 का क्या होगा, 95% होगा। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करना भी चाहें तो कर सकते हैं। अब हमारे पास ये एक सीक्वेंस बन गई और स्टूडेंट ये जो सीक्वेंस है ये कौन सी सीक्वेंस है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्यों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि जहां पर आपके पास जो कॉमन रेशियो है बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स वो सेम आ रही है। तो इसका मतलब है जैसे मेरे पास 66.5 को अगर 70 के साथ डिवाइड कर दूं तो दैट विल बी कॉमन रेशियो होती है, यानी 66.5 डिवाइडेड बाय 70 किया जाए तो ये आपके पास किसके इक्वल आता है, ये इक्वल आता है 0.95 के इक्वल आता है। या आप क्या करें, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करें तो यानी A3 डिवाइडेड बाय A2 करें तो A3 क्या है, 63.175 है। इसको डिवाइड करें किसके साथ, 66.5 के साथ, तो फिर भी आपके पास 0.95 आएगा। इट मींस के इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, आपके पास 70 सेंटीमीटर है और जो कॉमन रेशियो है R है वो क्या है, वो 0.95 है। तो ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। अब हम जरा जो हमें फाइंड करनी है जो चीजें वो चेक करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, यानी जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है उसकी हाइट क्या होगी। अब जरा गौर से देखना है कि टोटल वुडन स्ट्रक्चर्स कितने हैं, 50 है। जो सबसे पहला वुडन स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा हाइट रखता है यानी 70 सेंटीमीटर रखता है। जो उससे अगला वुडन स्ट्रक्चर है वो उसका 95 है यानी 70 का 95 है। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से छोटी है। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म जो होगी वो सेकंड टर्म से छोटी है। इसी तरीके से फोर्थ टर्म जो होगी वो थर्ड टर्म से छोटी होगी। तो इसका मतलब है कि जो स्मॉलेस्ट वुडन स्ट्रक्चर होगा वो लास्ट वुडन स्ट्रक्चर होगा जो कि क्या होगा, A50 होगा। क्यों A50 होगा, क्योंकि टोटल वुडन स्ट्रक्चर्स आपके पास क्या है, 50 है। तो इट मींस कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वुडन स्ट्रक्चर है वो कौन सा वुडन स्ट्रक्चर होगा, वो लास्ट वुडन स्ट्रक्चर होगा यानी A50 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम A50 फाइंड करेंगे तो जो A50 की हाइट होगी यानी जो A50 आएगा वो दैट विल बी द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, यानी जो स्मॉलेस्ट वुडन स्ट्रक्चर है वो उसकी हाइट होगी। अब हमें पता है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में जनरल टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है, an इक्वल होता है A1 इंटू r पावर n-1 होता है। तो इस फार्मूले को अगर हम यूज करें तो यहां पर हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, A50 फाइंड करना है। तो A50 हमारे पास किसके इक्वल होगा, A50 इक्वल होगा A1 इंटू r पावर 50-1 होगा, यानी ये A50 हमारे पास इक्वल आएगा A1 इंटू r पावर 49 आएगा। अब हमारे पास स्टूडेंट A1 भी गिवन है। A1 मींस के फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो A1 क्या है, 70 है। R क्या है आपके पास, R आपके पास 0.95 है। तो 0.95 होल पावर क्या आएगा, 49। अगर इस चीज को कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करें तो हमारे पास A50 क्या आ जाएगा, A50 इक्वल आ जाएगा 70 इंटू
0.08099 and that will be equal to 5.66 सेंटीमीटर आएगा। तो आपके पास जो स्मॉलेस्ट वुडन स्ट्रक्चर होगा जो कि क्या है A50 है, तो उसकी हाइट कितनी होगी 5.66 होगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट उसने हमसे पार्ट बी में क्या फाइंड करने के लिए क्या है, पार्ट बी में हमसे कहा है कि फाइंड द टोटल हाइट इफ ऑल 50 स्ट्रक्चर वर प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, यानी अगर जितने भी जो 50 वुडन स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखा जाए, फर्स्ट वुडन स्ट्रक्चर फिर सेकंड फिर थर्ड, तो जो टोटल हाइट होगी वो क्या होगी। तो इसका मतलब है स्टूडेंट अगर हमारे पास ये जो सीक्वेंस बन रही है, इस सीक्वेंस का अगर हम सम फाइंड करें तो जो सम आएगा वही टोटल हाइट होगी ऑफ द वुडन स्ट्रक्चर्स। तो हम यानी हमारे पास सीक्वेंस ये है 70 है, 66.5 है, ये पार्ट बी कर रहे हैं, 63.175 है। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है यानी जो A50 टर्म है वो क्या है 5.66 सेंटीमीटर है। तो हमने इसका सम फाइंड करना है, तो इसका सम फाइंड करेंगे तो इधर प्लस लिखेंगे। तो ये आपके पास जब भी हमें पता है कि किसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को अगर सम किया जाए तो वो क्या कहलाती है, ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाती है। तो इट मींस कि ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। अब हमने इस ज्योमेट्रिक सीरीज का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करने के लिए आपने दो फार्मूलाज पढ़े। जो फर्स्ट फार्मूला है वो क्या है, वो होता है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज इक्वल टू Sn। Sn मींस कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज that will be equal to a1 into 1 minus r power n divided by 1 minus r। ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब r लेस देन 1 हो। और दूसरा फार्मूला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज r equal to a1 into r power n minus 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब r ग्रेटर देन 1 हो। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट जो r है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 0.95 है, और 0.95 जो होता है वो लेस देन 1 है यानी 1 से छोटा है। तो इट मींस कि हम सम फाइंड करने के लिए फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला अगर यूज करेंगे तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, a1 चाहिए यानी फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, r चाहिए और n चाहिए। तो n तो हमें पता है कि यहाँ पर a1 फर्स्ट टर्म है, a2 सेकंड टर्म, ये कितनी टर्म्स है A50 तक जा रहा है। जो लास्ट टर्म है वो क्या है A50 है, क्योंकि टोटल वुडन स्ट्रक्चर्स कितने थे 50 थे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर a1 क्या है 70 है, r हमारे पास क्या है 0.95 है विच इज लेस देन 1 है, और जो आपके पास n है वो किसके इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है 50 है। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे तो S50 आ जाएगा, Sn की जगह क्या आ जाएगा S50 आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, a1 70 है, 1 माइनस r पावर n है तो r 0.95 है, पावर n क्या है आपके पास 50 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 50 आ जाएगा, सॉरी r आपके पास 1 माइनस r है तो r क्या आएगा 0.95 आएगा। तो इसको कैलकुलेटर के जरिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जनाब वाला 1292.2 सेंटीमीटर। दैट विल बी द सम ऑफ all wooden structures when the wooden structures are kept one on another, यानी जब wooden structures को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो जो टोटल हाइट है ऑफ wooden structures वो किसके इक्वल है 1292.2 सेंटीमीटर के इक्वल आती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।